सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजुल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और सभी सखियों सखाओं को नमस्कार, और रेडियो सुनने वाले हमारे सभी जितने भी सुन रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी तो सुन रहे होंगे ना आज। जो नहीं सुन रहे उन्हें भी नमस्कार। हाँ। क्या बात है, आज बड़ी तैयारी है। हाँ, तैयारी की बात ही है भाई। त्योहारों का एक साथ मौसम आ रहा है, आ गया है। कल ही गणेशोत्सव है। हाँ, और तो आज तो बाकायदा बाजार, सड़कें बिल्कुल बिजी है। हाँ। भरी हुई है सड़कें, क्योंकि गणेशोत्सव के आगमन के लिए तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। लेकिन आज तो गणपति बप्पा को लोग ले जाके आज ही विराजमान कर देंगे और पूजा पाठ कल होगी। और हमारा विषय भी तो चतुर्थी कल है, आज है तीज, और आज है हरतालिका तीज। तो भाई ये भी तीज बहुत बड़ी होती, 3 अच्छा, इसीलिए तैयार होकर आई हैं खूब। और आप भी तो काफी सारा अच्छा सा पहन के आई हैं। आज ममता जी जो है वो ऐसे सज रही हैं कि बस लग रहा है कि कुछ बड़ी खास बात है। अब इतनी तारीफ नहीं की जानी चाहिए। क्या होता है, ज्यादा तारीफ करने से ना लोग कहीं बिगड़ जाते हैं। नहीं, आप तो नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि आपका जो ये रंग है बड़ा खिल रहा है, सजता हुआ सा रंग है, तो अच्छा लग रहा है। अब श्रोताओं को ये बता दिया जाए कि हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज है हरितालिका तीज, और ये जो पर्व है पूरे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और महिलाएं खूब सजती संवरती हैं, और कई जगह तो पूरे नाक पर से सिंदूर लेकर माथे तक लगाया जाता है। और ये प्रथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है। तो वो बड़ा अजीब भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि नाक से सिंदूर लगाए और माथे तक। खैर, अब प्रथा बदल चुकी है, महिलाएं इस सब से बाहर होना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक समर्पण का भाव होता है जो महिलाओं को प्रेरित करता है ये त्योहार रखने का, व्रत रखने का। व्रत रखती हैं। इस बारे में अगर अभी सब कुछ बता देंगे तो फिर हम आगे भी तो कुछ कह नहीं पाते। वही हम सोच रहे थे कि आप तो लगता है पूरी हरतालिका तीज आज ही मना लेंगी, इसी समय मना लेंगी। तो आज की आगे की बातें भी तो हम बता दें कि आज हम सखी विशेष में बताने वाले हैं भारत की पहली महिला फोटोग्राफर होमी व्यारावाला के बारे में। और आज हम हरितालिका तीज के बारे में बात करेंगे और इको फ्रेंडली गणेशोत्सव के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि गणेशोत्सव जब मनाते हैं तो ये कई बार लोग भूल जाते हैं कि जब विसर्जन होता है तो वो जो गणपति तैयार किए जाते हैं प्लास्टिक और सिरामिक के, वो घुलते नहीं हैं। तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाएं इको फ्रेंडली। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है कि गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में, हो बेदर्दी तेरे प्यार में। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया। ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में, हो बेदर्दी तेरे प्यार में।
वे तेरे प्यार में, ओ धन वे तेरे प्यार में, ओ बेदर्दी तेरे प्यार में। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गंवाई रसिया, ओ हाय मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। तो भैया ममता जी देखिए ना, ये आज का जो कहाँ देखना है? देखना ये है अपने आसपास के नजारे से जरा नजर हटा के आप मोबाइल में देख रहे हैं हम, श्रोताओं की तरफ देखिए, श्रोताओं की टिप्पणियां देख रहे थे हम तो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो आज का दिन है तीज खास होती है। ये जो चौमासे में तीजें पड़ती हैं ये बहुत खास मानी जाती हैं। जैसे मतलब एक जो सावन में पड़ती है हरियाली तीज पड़ती है, उसके बाद कजरी तीज पड़ती है, उसके बाद ये हरतालिका तीज आती है भादो मास में। तो ये सभी तीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर आज की तीज की बात करें हरतालिका, तो ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। हरत, हाँ, मतलब अपहरण, और आलिका मतलब सखी। तो सखी का ने अपहरण किया सखी का, खतरनाक बात नहीं समझिएगा, है ना। सखियां भी जब अपहरण भी करती हैं तो बड़े प्यार से, स्नेह से और किसी अच्छे काम के लिए ही। तो यही अच्छा काम किया था माँ पार्वती की सखी ने। और उन्होंने हरण करके उनको ले जाके जंगल में, ऐसे घने जंगल में ले गई थी जहाँ वो आसानी से तपस्या कर सके। और उन्होंने कठोर तप किया और उन्हें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनका मनचाहा वर दिया, यानी वो चाहती थी कि शिव को पति के रूप में वरण करें, तो उनको वरदान मिला। इस तरह से मतलब इसके पीछे ये मंतव्य है, इसके पीछे मकसद यही है कि अगर आप तपस्या करते हैं, मतलब साधना करते हैं, तो आप की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। वो चाहे वर मांगे या अपनी जो इच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उसके लिए अगर आप तपस्या करते हैं, तपस्या से मतलब आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़े लिखे खूब, मतलब तपस्या की तरह ही पढ़ाई करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल ये बता दें कि हरियाली तीज में अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखा जाता है। हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी में सजना संवरना, हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में आलता लगाना, 16 श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। आप भी तो रहती थी? हाँ, रहते थे, लेकिन बस यही है ना, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि ये व्रत रखा जाता है और एक बार शुरू कर दिया जाता है तो फिर नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अगर किसी को कोई इस तरह की शारीरिक समस्या है या स्वास्थ्य उसका बिगड़ रहा है तो ये व्रत कोई और भी रख सकता है, ऐसा भी विधान है। दरअसल ये कुछ बहुत प्राचीन कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, जिसके तहत बहुत अगर कठिन नियम बना दिए जाएंगे तो व्रत करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो भागदौड़ की जिंदगी है, जहां महिलाएं कामकाजी हैं, घर से निकल रही हैं, दोहरे तेरे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो ऐसे में अगर बहुत नियमबद्ध रहेंगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो ईश्वर की पूजा आप अपने तय जिस तरह कर सकती हैं करें, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा आप उसमें नियमों में बांध देंगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, छूट गया तो पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कि प्राचीन काल में माना जाता था ताकि लोग इससे जुड़ें और इसे माने। उत्तर भारत में हरतालिका तीज मनाई जा रही है, तो कर्नाटक में गौरी हब्बा मनाया जा रहा है। ये उत्सव गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है और बिल्कुल हरतालिका तीज की तरह होता है। गौरी हब्बा अनुष्ठान विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है और देवी गौरी की मूर्ति को एक पहाड़ पर या फिर मंडप में या अनाज से भरी थाली में स्थापित किया जाता है। कैसे किया जाता है ये बताइए? प्रार्थना भी की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं नहा धो लेती हैं, फिर सुंदर कपड़े पहनती हैं, तैयार होती हैं और परिवार की लड़कियों को सजाती भी हैं और वे जल गौरी की स्थापना करती हैं जो हल्दी से बनाई जाती हैं। देवी की मूर्ति को चावल या गेहूं से भरी एक थाली में रखा जाता
जाता है और मूर्ति के चारों ओर आम या केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है। दाहिनी कलाई पर 16 गांठों वाला पवित्र धागा बांधा जाता है, जिसे गौरीदार कहते हैं। बिल्कुल। और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना ममता जी, उसे बागीना कहते हैं। अच्छा। कम से कम 5 बागीना तैयार किए जाते हैं। और पता है बागीना में क्या होता है? हर बागीना में आमतौर पर अर्चना यानी हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां और जो मंगलसूत्र जिससे बनते हैं वैसे काले मोती, और कंघी, दर्पण, ये सब तो होता ही है। एक कपड़े का एक टुकड़ा रहता है, नारियल रहता है, थोड़ा अनाज रहता है, और गुड़ हो या कोई भी इस तरह की कोई मिठाई या फिर कुछ नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और शक्कर भी चढ़ा सकते हैं। एक बागीना गौरी को चढ़ाया जाता है और अलग रख दिया जाता है और बाकी को विवाहित महिलाओं को दे दिए जाते हैं। त्योहार कोई भी हो, कहीं भी मनाया जाए, जीवन के उत्सव को उल्लास के साथ मनाने का संदेश देता है। नए कपड़े खरीदना, मंदिरों में जाना और अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना और तरह तरह के पकवान बनाना, यही तो खुशी साझा करने का एक जरिया होता है। और एक जरिया और है हमारे पास खुशी साझा करने का, वो है गीत संगीत। गीत संगीत तो है, लेकिन एक संदेश बड़ा सुंदर सा नजर आया है। हमारे एक सखी ने लिखा है कि आज हमारे प्रांत में, हमारे घरों में भादो तीज में शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। मिट्टी और बालू मिलाकर पार्थिव बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा में औरतें पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं। सुबह गौरा की विदाई करके सुहाग, पिटारा, पकवान, ठेकुआ, पिडकिया, फल दान करके सब व्रत पारण करती हैं। और हमारे प्रांत के कुछ भाग में आज चौरचन, चौथ की भी पूजा की जा रही है। चौरचन में दाल की पूरी, खीर, दही, फल और पकवान से संध्या के समय घर के आंगन में पूजा की जाती है और फिर व्रती पूरी पकवानों से अपना व्रत तोड़ती हैं। क्या बात है। ये दिन है कुछ ऐसा कि कहीं पर किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं ये उत्सव मनाया जा रहा है। और देखो ना, हमारा समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक था, पूरा हो गया ममता जी, और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और हम मोबाइल भी हाथ में उठा चुके हैं क्योंकि इसमें हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भरी पड़ी हैं। और देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हरितालिका तीज के बारे में कि व्रती को शयन का भी निषेध किया जाता है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है और सुबह सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा भक्ति से सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और तमाम तरह की चीजें दान की जाती हैं। दरअसल रात जागरण का तो एक मकसद है कि लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, सारी सखियां, और एक दूसरे से गपशप बोलती बतियाती हैं, तो पता ही नहीं चलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि गुजरात में इसे केवड़ा तीज कहते हैं। केवड़ा तीज, जिसे केवड़ा तीज के नाम से भी, त्रिज के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। और ये त्योहार गुजरात में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और ये उत्सव हरितालिका तीज के समान है। विवाहित और अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पार्वती और शिव को केवड़े के फूल को चढ़ाती हैं। अरे वाह। देखिए ममता जी, एक सखी ने बकायदा कुछ पंक्तियां लिखकर तीज की शुभकामनाएं दी हैं। आज आया तीज का त्योहार, सखी सहेली हो जाओ तैयार, हाथों में रचा के पिया के नाम की मेहंदी और 16 श्रृंगार, हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। क्या बात है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मेरे ख्याल से गाना सुनते हैं, फिर और भी बातें लेकर आते हैं।
बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। छोटे माता पिता, छोटे माता पिता, छोटा वो बालापन, खेली मैं जिसके संग पूरे 16 सावन, देखे तन और मन, देखे तन और मन, मैं मनाऊं सजन, तेरी बाहों में हूँ मेरा जीवन मरण, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। राजल जी, बड़ी तारीफ की आपने आज, हाँ, और पूरे सारे श्रोताओं को ये भी बता दिया कि पोशाक का रंग क्या है और साज सज्जा सबके बारे में आपने बातें कर दी। अभी जब आप श्रोताओं की टिप्पणियां ढूंढ रही थी ना, तो मैंने आपकी ये देखिए तस्वीर उतारी है। क्या बात है। दिल से नहीं, मोबाइल से उतारी है। तो वैसे तस्वीर उतरनी नहीं चाहिए, दिल में तस्वीर लगा के रखनी चाहिए। वो तो लगी रहती है, और अपनों की तस्वीरें तो उतारने की या लगाने की क्या जरूरत है, वो तो छवि बनी ही रहती है। बहरहाल ये जो तस्वीर उतारने वाली बात हमने की है वो इसलिए कि तस्वीर उतार कर उसे व्यावसायिक रूप देना भी कितनी बड़ी कला है, कितना बड़ा हुनर है, और आज तो ये बाकायदा पेशा है, व्यवसाय है। लेकिन आज सखी विशेष के अंतर्गत हम एक ऐसी महिला के बारे में अपने श्रोताओं को, अपने सखियों और सखाओं को जानकारी देने वाले हैं जो महिला फोटो पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं। आज की पीढ़ी को ये थोड़ा अलग लग सकता है ममता जी, क्योंकि आज तो देखिए ना, छोटी से छोटी बच्चियां भी तुरंत सेल्फी लेती हैं और बहुत कैमरा कॉन्शियस भी होती हैं, बिल्कुल सजगता से हर एंगल देख कर लेती हैं। लेकिन हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ये सब नहीं था और बाकायदा बड़े बड़े लेंस वाले कैमरे हुआ करते थे। तब इसकी अहमियत कितनी ज्यादा थी, और उन कैमरों से जो फोटोज खींची जाती थी, जो तस्वीरें खींची जाती थी, उसको बाकायदा स्टूडियो में दिया जाता था धुलवाने के लिए, और कहा जाता था इसको जरा धुलवा के दे देना। तो वो सारी जो तस्वीरें आती थी फिर एक एक करके एल्बम में लगाया जाता था, और फिर जब कोई आ गया आगंतुक या कभी यूं ही फुर्सत के वक्त एल्बम पलट के फोटोज देखते थे तो उसका कुछ अलग ही मजा था। अभी तो आपके मोबाइल में तस्वीरें भरी पड़ी रहती हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी कौन सी तस्वीर कहाँ है। जब आप ढूंढने चलते हैं तो खास मौके पर तो खास तस्वीर कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन जो अभी का दृश्य है वो ये है कि अभी बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो फोटो
पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रही हैं, लेकिन हम भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार मानी जाने वाली होमी व्यारावाला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार कैमरा पकड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पलों को कैद किया अपने कैमरे में। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1913 को गुजरात के नवसारी में। उनका मध्यम वर्गीय पारसी परिवार था और पिता थे पारसी उर्दू थिएटर में अभिनेता। पालन पोषण उनका मुंबई में हुआ और पहले पहल उन्होंने फोटोग्राफी अपने मित्र मानिक शाह व्यारावाला से और बाद में जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सीखना शुरू किया। और ये बता दें अपने श्रोताओं को, उनकी पहली तस्वीर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित हुई, जहां उन्हें प्रत्येक छाया चित्र के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक प्राप्त हुआ करता था। मतलब जब उन्होंने अखबार में देना शुरू किया अपने छाया चित्र। ₹1 इस समय कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन ये उस समय की बात है जब एक आने में एक पैसे में कितनी सारी चीजें मिल जाती थी, खरीद ली जाती थी। कपड़े वपड़े भी लोग ले लेते थे, 3 पैसे के कपड़े ऐसे होता था। बिल्कुल, तो ये उस समय की बातें हैं। और ये बता दें अपने श्रोताओं को, होमी का विवाह एक प्रतिष्ठित अखबार में बतौर छायाकार काम करने वाले मानिक शाह जमशेद जी व्यारावाला के साथ हो गया था। वो अपने पति के साथ दिल्ली आ गई और ब्रिटिश सूचना सेवा के कर्मचारी के रूप में काम करने लगी। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चित्र लेने का बहुत ज्यादा काम मिला था। ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम को वो वरीयता देती थी, काली सफेद फोटो। दिन की रोशनी के दौरान लो एंगल शॉट और छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का कितना महत्व होता है ये वो जानती थी और इसका बाकायदा उपयोग भी करती थी, जिससे जो भी जिस विषय का चित्र वो ले रही हैं, जिस भी तस्वीर को ले रही हैं, तो उसकी गहराई और उसकी गंभीरता बिल्कुल स्पष्ट उजागर हो सके। निश्चित रूप से जब उन्होंने इसको पेशा बनाया तो उसकी उनको गहरी जानकारी तो रही ही होगी। जब वो दिल्ली आ गई तो उन्हें काम में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। सन 1982 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और इसके अलावा कई बड़े नेताओं की तस्वीरें उतारी, जो काफी चर्चा में भी रही। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस दौरान तो उन्होंने तस्वीरें खींची। राष्ट्र के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दर्शाने में उनकी तस्वीरों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहली बार लाल किले पर जब तिरंगा झंडा फहराया गया, उसका चित्र संजोया। भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्थान के वक्त को कैमरे में कैद किया और साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की अंतिम यात्रा के भी छाया चित्र लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक मशहूर मैगजीन के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1970 तक उनका ये कार्य चलता रहा। इसी दौरान उनके खींचे बहुत सारे श्वेत श्याम फोटोग्राफ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में फोटो कहानियों के रूप में भी प्रकाशित हुए। उनके कार्य में 4 दशकों का फैलाव है, विस्तार है, जिसमें स्वतंत्रता की ललक के साथ साथ नए राष्ट्र की नई चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। मतलब वो अपने छाया चित्रों में उन्होंने बाकायदा उस कालखंड को उकेरा है। ममता जी, एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में।
महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। ममता जी, तस्वीरों की दुनिया से जरा हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी लौटते हैं होमी व्यारावाला के बारे में और बातों के साथ। जी बिल्कुल। ममता जी, ब्रेक के बाद हम वापस लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में देश की सुरीली धड़कन। और हम बात कर रहे थे होमी व्यारावाला के बारे में। देखिए हमारे श्रोता भी जुड़ गए हैं, उनके बारे में अपनी जानकारियां हमारे तक पहुंचा रहे हैं, मतलब विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें बता देते हैं कि आप जुड़ने के लिए टाइप कीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai और अपने विचार वहां पर साझा कर सकते हैं हमारे जो विषय हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि होमी व्यारावाला के बारे में आप बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर लिखी किताब मैंने पढ़ी है और उन्होंने 75 साल की उम्र के बाद जब एक बार उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाया था तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और किसी तरह से उन्होंने कोशिश की और अंत में किसी स्पेशल केस में उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना पड़ा। मतलब कानून को उनके सामने झुकना पड़ा। जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि किसी गलत तरीके से सिस्टम से उन्होंने मांग की होगी, सही तरीके से मांग की होगी, तभी तो ऐसा मुमकिन हो पाया। बिल्कुल। फिटनेस को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तब ड्राइविंग लाइसेंस नया मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार एज के साथ कुछ चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन जब हर तरह से वो फिट थी ये देखकर उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। होमी ये भी मानती थी कि एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक बेहतरीन कैमरा तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कंपोजिशन का सही समय और कोण बेहद ज़रूरी है। वो कहती थी कि जिसे इसकी समझ है वही बेहतरीन फोटो पत्रकार है। उनका कहना था कि एक ही समय पर कई लोग एक चीज की तस्वीर खींच रहे होते हैं और सबकी अपनी अपनी शैली और अंदाज होता है, लेकिन कोई एक ही होता है जो सही कोण से
तस्वीर खींच पाता है। बिल्कुल, और चूंकि वो सही तस्वीर सही तरीके से खींच पाती थी और अपने काम में इतनी परफेक्शनिस्ट थी कि 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और ये बताते हैं अपने श्रोताओं को कि 1970 में होमी ने अपने पति के निधन के बाद फोटोग्राफी छोड़ दी थी। 1930 में बतौर छायाकार अपनी करियर शुरू करने के बाद होमी 1970 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई और जीवन के करीब 40 साल तक वो फोटोग्राफी से जुड़ी रही। 2012 में उन्हें कूल्हे में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। इलाज चल ही रहा था कि 15 जनवरी 2012 को अनेक अनमोल पलों को लेंस में उतारकर अमर बनाने वाली होमी ने सदा के लिए आंखें मूंद ली और वो खुद तस्वीरों में कैद हो गई। लेकिन जो उनकी प्रेरणा है वो हर दिल में रही, आज भी जीवित है और जैसे एक मजबूती से अपने पेशे को बहुत अच्छी तरीके से निभाना और ईमानदारी से काम करने के साथ साथ ही, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप किसी काम को पूरी लगन से करें, ये भी एक इसका पहलू होता है। और इसी लगन से काम करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और हमेशा इसी बात पर जोर दिया कि तस्वीर का वो कोण देखो जो सबसे सही है, यानी जिंदगी का भी वही कोण देखें जो सबसे सही है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं राजुल जी। ये जो सखी विशेष का मकसद यही है कि सखियों को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। तो सभी सखियों से ये खास तौर से कहना है, उन सखियों से जो गाँव में और कस्बों में, छोटे शहरों में रहती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, तो उनसे यही कहना है कि आप अपने भीतर टटोलिए कि आपके भीतर कौन सी प्रतिभा छिपी है, कौन सा हुनर छिपा है, उसे आप कहीं भी रहकर व्यावसायिक स्तर पर आयाम दे सकती हैं। अब तो सोशल मीडिया आपके साथ है, मोबाइल फोन तो हर जगह पहुंच गया है, तो कहीं भी अपने को छोटा मत समझिए और कहीं भी अपने को कमतर मत आंकिए। बस आपको पहचानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि आपके भीतर है कौन सी प्रतिभा। और अब हम एक गीत सुनते हैं गाना। तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं।
क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। और जब तस्वीर खींची जाती है, अच्छी तस्वीर, तो फिर ये बात तो बरबस निकल ही जाती है कि जो बात तुझ में वो तेरी तस्वीर में नहीं। लेकिन तस्वीर में भी वो बात होती है जब आपके अंदर असली प्रतिभा हो, हुनर हो, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था। और अब शुरुआत में हमने बताया था कि आपने पूछा भी कि क्या बात है, क्या तैयारी है। तो गणेशोत्सव की तैयारी तो हो ही रही है और गणपति को ले आना है और कल स्थापित करना है। तो कल के कल अगर ले आया जाएगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आज ही गणपति बप्पा को अपने घर ले आते हैं। और यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र में तो बाकायदा सड़कों पर काफी ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ही लेकर आते हैं गणपति, और उस तरह से उनको पंडाल तक पहुंचाते हुए, गाते बजाते ये सब करते हुए तो काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन उत्सव का सा माहौल रहता है। लेकिन एक चीज राजुल जी बताना बहुत जरूरी है कि हमने नाम भी विषय का दिया है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव, कि हम बड़े बड़े गणेश जी को ले आते हैं, स्थापित करते हैं घरों में, पंडालों में। लेकिन अगर इन बातों का ख्याल रख लें तो क्या पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं? हम अपने आप से पूछें। जैसे कि शाडू मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा है, उसे स्थापित कर लें। ऐसी प्रतिमा आप खुद भी गढ़ सकते हैं। घर पर हाथों से बनाई सजाई हुई बप्पा की मूर्ति बड़ी ही सुंदर लगती है। बप्पा की मूर्ति को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसे ऑर्गेनिक रंगों से रंग सकते हैं, जैसे हल्दी है, चुकंदर है, पालक का रस है, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रतिमा बनाते समय उसमें फूल या सजावटी पौधों के बीज रख दें, किसी गमले में विसर्जित करें तो उससे कुछ दिनों में पेड़ निकल आएगा और इको फ्रेंडली गणपति का आशीर्वाद पर्यावरण को मिलेगा। बिल्कुल। ये हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि उनका जो पोता है वो हर साल जो है वो अपने हाथों से ऐसी प्रतिमा बनाता है और उससे फिर उसकी पूजा पाठ भी करता है, बकायदा आरती भी, एक संस्कार भी का भी बीजारोपण होता है, किसी बात को निभाने का, किसी चीज को अच्छी तरह से संपन्न करने का। तो वो रोज ऐसा करता है और उसके बाद फिर घर में ही एक टब में उसका विसर्जन किया जाता है। क्या बात ये है? तो बात हो गई ममता जी मूर्ति की। मूर्ति हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे अभी हमने मिट्टी की मूर्ति की बात की थी। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, चॉकलेट की मूर्ति बनाते हैं और फिर दूध में उसका विसर्जन करते हैं और फिर प्रसाद में वही चॉकलेट मिल्क जो है वो सबको बांटते हैं। ऐसा भी करते हैं। बहुत से लोग चावल के गणपति बनाते हैं और फिर उसको दूध में पकाकर खीर बनाकर। तो इस तरह से ये कि किसी दूसरे का भला हो, क्योंकि जो गणनायक हैं, जो गणपति हैं, वो हमेशा विघ्नों का नाश करने वाले हैं और जो भी विघ्न आसपास नजर आए उनको दूर रखते हुए ही हमें गणपति उत्सव मनाना चाहिए, न कि मुसीबत बढ़ाएं। और आपने चॉकलेट की बात की ना, तो देखिए हमारे श्रोता ने भी बड़ी सजगता बरती है। इन्होंने भी लिखा है कि इको फ्रेंडली गणेश आप चाहें तो एक जगह सुना था, इन्होंने भी यही बात लिखी है कि चॉकलेट के गणपति, और अगर जो गणपति के मूर्ति के समान भी है वो भी आप इको फ्रेंडली रूप ले सकते हैं। जैसे मिट्टी की बजाय कुछ और अच्छी चीज से मूर्तियां बना लें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी न करे और हमारा गणेश उत्सव खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा सके। और इस तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं बहुत सारी। एक श्रोता ने और लिखा है कि जहां भी ये उत्सव मनाया जाने वाला है वहां गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी हो, छोटी हो, तब ये इको फ्रेंडली कहा जा सकता है। कद छोटा होने के कारण स्थापन यात्रा या विसर्जन यात्रा में रास्ते में कहीं रुकावट नहीं आएगी। मिट्टी से मूर्ति बनी हो तो नदी या समंदर में आसानी से पिघल जाएगी। वैसे हमारा पोता जो सूरत में रहता है वो पिछले करीब 5 साल से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाया करता है और उससे मिट्टी से बनाकर कलर करके अलग अलग वस्त्र परिधान से सजाते हुए गणेश जी की पूजा वो
नित्य रूप से करता है। इन्हीं की बात हम कर रहे थे। तो ये तो आप मूर्तियों के साथ आप कर सकते हैं। फिर मूर्तियों की जो पंडाल की सज्जा होती है, या जब घर हम सजाना शुरू करते हैं तो तमाम सारी चीजें और बहुत महंगी चीजें खरीद कर लाते हैं, और उसमें निरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरा होता है। प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के झालरें, या जो हम मंदिर भी जिसमें स्थापित करते हैं वो भी प्लास्टिक का, थर्माकोल का, इस तरह का बना होता है। तो उसको भी बाद में इन सब चीजों को डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल होता है। और तो और राजुल जी, जो घर पे मेहमान आते हैं उन्हें हम जो खाने के लिए चीजें देते हैं वो भी प्लास्टिक की प्लेट में, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के ग्लास। तो क्योंकि बर्तन धोने की समस्या खत्म हो जाती है, तो यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि वो भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो भी जो कचरा इकट्ठा होता है कहीं न कहीं वो वेस्ट होता है, मतलब वो घुलता नहीं है। तो घरों को जो सजाने की बात आपने की, तो मतलब प्लास्टिक के फूल न ले आए तो अलग तरीके से, जैसे गेंदा का फूल आता है, चमेली या गुलाब का फूल है, उसे इकट्ठा करके उसकी माला गूंथें और उसे ही बंधनवार या तोरण के रूप में सजा सकती हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान गणेश को हिबिस्कस के फूल बड़े पसंद हैं, गुड़हल के। हाँ, तो इन फूलों और दूर्वा घास के साथ सुंदर लड़ियां बना सकते हैं। लिली है, ऑर्किड है, गुलाब के गुलदस्ते मंडप की शोभा भी बढ़ा सकते हैं इन सब फूलों से। अलग अलग तरह के रंगों के रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे फूलों की झालर ऐसे बना सकते हैं, और एलईडी लाइट से सजा दीजिए तो बड़ा सुंदर लगेगा। रेशम या ब्रोकेट जैसे कपड़ों का इस्तेमाल मंडप के खंभों और छत को सजाने के लिए किया जा सकता है। लाल, सुनहरा या हरा शेड चुने तो ये रंग पारंपरिक रूप से समृद्धि और उत्सव से जुड़े हुए हैं। मंडप के चारों ओर सजावटी कपड़े के पैनल या पर्दे लटकाएं और बीच में कढ़ाई वाले कपड़ों का उपयोग करके एकदम ऐसे भव्य सा मंदिर बन जाता है। बिल्कुल। और सजावट के लिए बांस, जूट, रिसाइकल किए गए कागज जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। और हाथ से जो कागज तैयार किए जाते हैं, मतलब हस्त निर्मित कागज की लालटेन बना सकते हैं, और तरह तरह की माला भी फूलों से गूंथ सकते हैं। जो कई बार जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो जैसे मोगरे के फूल की वो गजरा देते हैं ना, तो वो खुशबू से भर जाता है। जहां से महिलाएं गुजरती हैं तो खुशबू का एक झोंका आता है। तो ऐसे ही खुशबू वाले फूल से माला गूंथे तो आपका घर भी महक जाएगा। फर्श पर मंडप का प्रवेश द्वार हो तो सुंदर सी रंगोली सजा दें। रंगीन पाउडर ले सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां ले सकते हैं, या रंगीन चावल को भी रंगकर आप बना सकते हैं। हाथी है, कमल का फूल है, या कोई ज्योमेट्रीय पैटर्न आप अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और आपकी कलात्मकता का भी स्पर्श होगा इसमें और सुंदर भी लगेगा। राजुल जी, यहाँ पर एक घटना छोटी सी साझा करना चाहूंगी। एक बच्चा है, हमारे आसपास तमाम बच्चे खेलते रहते हैं। जब हम कॉलोनी में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो एक बच्चे की माँ बता रही थी कि उनके बेटे को इस तरह के मिट्टी के गणेश जी प्रतिमाएं बनाने का बड़ा शौक है, पेंटिंग और ड्राइंग का बड़ा शौक है। तो पेपर पर वो गणपति के मतलब ड्राइंग बना रहा था। तो जब गणेशोत्सव करीब आया तो उनकी माँ ने कहा कि एक काम करो ना, तुम ये जो मिट्टी के वो सब नकली मिट्टी जो आते हैं खेल रहे हो, इसके तुम क्ले जिसको कहते हैं, बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, तो उसके तुम गणेश जी बना दो। तो उसने क्या किया, थोड़ा ऐसे साइज का गणेश जी बनाया जिसकी पूजा की जा सके। और माँ ने तो ऐसे खेल खेल में बनाने के लिए कहा ताकि उसका बैठने की प्रैक्टिस हो, कंसंट्रेशन बढ़े, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत बिखरे हुए और बड़े चंचल किस्म के होते हैं, तो भागते रहते हैं। तो माँ ने ऐसे कहा कि आप बैठो और थोड़ी देर इसी बहाने ये बैठेगा और आदत पड़ेगी बैठने की। तो उसने अच्छा सुंदर गणेश जी बना दिया। और उसके बाद फिर उसने माँ से इसरार किया कि अब इन गणपति की स्थापना कर लीजिए अपने घर में। तो माँ ने कहा कि भाई, माँ नौकरी पेशा, तो माँ ने कहा कि हमें रोज दफ्तर जाना होता है और गणपति की स्थापना के लिए हमें दोनों टाइम आरती करना होगा, इनकी पूजा विधिवत करनी पड़ेगी, प्रसाद और लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा नहीं,
माँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों टाइम आरती करें, और आरती करनी है तो मैं कर लूँगा आरती, आप ऑफिस चली जाइएगा और मैं पूजा पाठ जो आप बता दीजिए, इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, मैं कर लूँगा। तो माँ को अपने बच्चे की बात माननी पड़ी। क्या बात है। तो ऐसे शुरू से ही छोटे बच्चों को ये बात सिखाएं, तो मुझे लगता है कि जब बड़े होंगे तो ये उन्हें समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं होगी, या हमें इस मंच से बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करें। हाँ। और होड़ में आकर बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि गणेशोत्सव की जो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो उनका जो मंतव्य था कि निजी स्तर से लेकर बाहर आकर सामाजिक तौर पर जोड़ना, और आज़ादी की जो मुहिम थी उस पर विचार विमर्श करना, मंत्रणा करना, मतलब गुलामी की बेड़ी में हम जो जकड़े थे, गुलामी से आज़ादी के लिए अपने डिस्कशंस करना, बातचीत करना, विमर्श करना। तो जो उसके पीछे का जो मकसद है हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम गणेशोत्सव पर एक दूसरे के घर जाएं, मेल मिलाप करें, न कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम करके लोगों को परेशान करें। ये इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज व्यंजन की बातें भी तो करनी है, और चूंकि त्योहार चल रहा है तो कुछ लड्डू बनाने की, मोदक बनाने की बात भी आप बताएंगी, है ना? आटा मोदक बनाने की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सामग्री के लिए 1 कप गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ गुड़ या गुड़ पाउडर ले लें 3/4 कप, और बारीक कटे हुए काजू बादाम ले लीजिए 1-1 चम्मच, 2 चम्मच ले लीजिए कसा हुआ
नारियल या नारियल पाउडर, और किशमिश 1 चम्मच ले लीजिए, इलायची पाउडर और घी भूनने और तलने के लिए ले लीजिए। कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें आटा डालकर भून लें। लगातार चलाते रहें। आटा हल्का सिक जाए तो उसमें सभी मेवे और नारियल डालकर अच्छे से भून लें। अब गैस से उतारकर उसमें थोड़ी देर बाद उसमें गुड़ और इलायची पाउडर मिलाएं। जब मिश्रण पूरा ठंडा हो जाए तो थोड़ा दूध डालकर गूंद लें और सांचे में डालकर मोदक तैयार कर लें। मोदक का एक अलग से सांचा आता है ना, उसमें डालकर आप मोदक तैयार कर लीजिए और तैयार मोदक को घी में तल लीजिए। तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है और गणपति बप्पा को चढ़ा भी सकते हैं और प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने एक रेसिपी लिख भेजी है, पीले कद्दू, कोहड़ा, भोपला की खट्टी मीठी सब्जी। बता दें कि महाराष्ट्र के इलाकों में कोहड़ा या कद्दू को भोपला बोला जाता है। पीले कद्दू को छिलका हटा दें और कद्दू को बारीक 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 काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल डालें, मेथी, लाल मिर्च, हींग का तड़का डालें। अब कटे हुए कोहड़े को उसमें डाल दें और थोड़े से नमक डालकर इसे ढक दें। थोड़ी देर बाद देखते रहें, अगर पानी छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी पानी मिला दें। अब जब पूरा गल जाए तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़, चीनी और आम की खटाई मिला दें या फिर नींबू या इमली भी। सब्जी अच्छी तरह सुखा दें। कोहड़ा की खट्टी मीठी तीखी सब्जी तैयार है। इसे आप पूरी, पराठे, चावल दाल के साथ खा सकती हैं। और अगर इनके बीज निकलते हैं तो बीज को छिलका निकालकर बाहर कर दें। दरअसल ये जो गुड़ वाली बात इन्होंने बताई, इससे स्वाद में तुरंत बदलाव आ जाता है, क्योंकि हम अमूमन कोहड़े की सब्जी जो बनाते हैं तो प्याज, लहसुन डाल के बनाते हैं मसालेदार, लेकिन उसमें गुड़ नहीं डालते हैं तो मिठास नहीं रहती है। ममता जी, इन्होंने ये भी कहा है कि व्रत पारण के दिन कढ़ी चावल के साथ ये जरूर सब्जी खाई जाती है। तो भाई एक खास तरह की सब्जी है। ये उत्तर भारत में इसको सीताफल की सब्जी भी कहते हैं और कुछ इलाकों में ये बड़ी स्वादिष्ट मिलती है। पूड़ी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। और जब हम इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। तो अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम और कुछ बोलें, बतियाएं या फिर और कोई गाना सुनवाएं। धानी चुनर के साथ वक्त भी उड़ गया है। तो अब उड़े हुए वक्त को थामना बहुत मुश्किल है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।
सहेली।